हे गाइस, सभी का वेलकम है सैटरडे की स्पेशल मैजिकल क्लास में। आप लोग इस क्लास का बहुत वेट करते हैं। पिछले सैटरडे में नहीं ला पाया, पर प्रेफरेबली इस सैटरडे से हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब जो लोग इस क्लास के बारे में जानते नहीं हैं, मैं सैटरडे को एक न्यूयॉर्क टाइम्स का, द ब्लूमबर्ग्स का, द लाइव मिंट का, कोई भी अमेरिकन, कोई भी फॉरेन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लेता हूँ, बिजनेस आर्टिकल प्रेफरेबली, और मैं उसकी पार्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। उस आर्टिकल के हर वर्ड को उसकी जगह बताएंगे हम, क्या उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, और हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या है। ये खास करके बिगिनर्स के लिए एक पनेशिया के जैसा है, रामबाण के जैसा है, क्योंकि आप सेंटेंसेस को तोड़ के डिसाइफर करना सीख जाते हो। हर सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर आप मीनिंग उसको वर्ड बाय वर्ड आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही गेम चेंजिंग क्लास है अगर आप इसका फायदा उठाएंगे। आज का आर्टिकल हमने उठाया है न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है गूगल के ऊपर। ये गूगल के हेडक्वार्टर्स हैं, है ना। इसको बोलते हैं गूगल प्लेक्स, कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर। ये सभी के सभी इंप्लॉइज होंगे गूगल के, है ना। और ये हैं गूगल के सीईओ मिस्टर सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई और गूगल के ऊपर अभी केस चल रहा है अमेरिका में कि ये लोग कंपटीशन को तबाह करते हैं गलत तरीकों से, इलीगली। तो उसी पे अपना आर्टिकल बेस्ड है। आर्टिकल कह रहा है कि गूगल कैसे अपने सारे कंपटीशन को खत्म कर देता है गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करके। तो टाइटल से हम पढ़ना शुरू करेंगे। जरूर से एक शेयर देना इस क्लास को। आप जैसे सीख रहे हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए ऐसी एजुकेशन सब लोगों तक पहुंचे जिनको अभी तक स्कूल्स कॉलेजेस में इस तरह से इंग्लिश को नहीं सिखाया गया। कह रहा बिग टेक्स प्रोफेशनल ओपोनेंट्स स्ट्राइक एट गूगल। पहले हम पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे सब लोग पढ़ा करते हैं, फिर हम आएंगे एक्सपर्ट के तरीके से पढ़ने में, ठीक है ना। बिग मतलब बड़ा, टेक मतलब टेक्निकल, प्रोफेशनल मतलब जो पेशेवर हो, ओपोनेंट मतलब दुश्मन, स्ट्राइक मतलब चोट मारना, एट एक प्रेपोजिशन है और गूगल एक कंपनी का नाम है। कह रहे बड़ी सी बिग टेक प्रोफेशनल जो है ना, एक बड़ी टेक्निकल कंपनी जो बड़ी पेशेवर है, प्रोफेशनल है, इसके जो ओपोनेंट्स हैं, इसके जो दुश्मन है, कह रहे इस बिग टेक प्रोफेशनल के ओपोनेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं। अच्छा, कहां स्ट्राइक करते हैं? गूगल के ऊपर, गूगल नाम की कंपनी के ऊपर। तो बात क्या कर रहा है? कह रहा है गूगल नाम की जो कंपनी है, बिग टेक प्रोफेशनल है, इसके सभी के सभी दुश्मन इस पे चोट मारते हैं। कैसे मारते हैं, क्यों मारते हैं, वो हमें आगे बताएगा। अब इसी सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, हर वर्ड को उसकी जगह बता करके। मजा आएगा आपको, देखना, ध्यान से समझना। जस्ट अ मिनट। मैंने क्या किया, आप ऊपर पढ़ सकते हैं। अगर कोई नाउन है, प्रोनाउन है या जीरेंट है तो उसको ग्रीन कलर दिया है। एडजेक्टिव है तो ब्लू कलर दिया है, जैसे यहां पे ब्लू कलर दिया हुआ है। कंजंक्शन है तो येलो में होगी, एडवर्ब है तो पिंक कलर में होगी, और वर्ब है तो रेड कलर के अंदर होगी, जैसे यहां पे स्ट्राइक नाम की वर्ब है। अभी मैंने अलग अलग कर दिया है, अब इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिग एक एडजेक्टिव है, बिग का मतलब होता है बड़ा। आई हैव अ बिग हाउस, है ना। टेक एक नाउन है पर इसका पजेसिव बना हुआ है। जब भी नाउन्स और प्रोनाउंस उनका पजेसिव बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स, ठीक है ना। प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, ही इज ए प्रोफेशनल मैन, शी इज ए प्रोफेशनल गर्ल। प्रोफेशनल बताता है पेशेवर, ये भी एक एडजेक्टिव है। तीन एडजेक्टिव एक साथ आए हुए हैं किसी एक चीज के लिए। आए किसके लिए हुए हैं? ओपोनेंट नाम के नाउन के लिए। जैसे ही आपने इस नाउन को देखा, आपको सवाल पूछना चाहिए, क्या इससे पहले कोई वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले तीन एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। क्या इससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले तो सिर्फ 3 एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। जैसे ही आप कोई सेंटेंस में नाउन देखो जो किसी वर्ब या किसी प्रेपोजिशन से अटैच ना हो, वो नाउन आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। अब जो लोग पूछते हैं ना, सर मैं सब्जेक्ट कैसे ढूंढ लूं सेंटेंस के अंदर, तो ये तरीका है सब्जेक्ट को ढूंढने का। हर वो नाउन जो किसी वर्ब से या किसी प्रेपोजिशन से अटैच नहीं है, दैट नाउन विल बिकम योर सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पे अपोनेंट्स आपका एक प्लूरल नाउन है, एक कॉमन नाउन है, और ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। जैसे ही आप सब्जेक्ट ढूंढोगे, आपकी अगली तलाश होनी चाहिए वर्ब की। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं इंग्लिश में जिसका सब्जेक्ट हो और वर्ब ना हो, ठीक है ना। जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब्स, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखें। ओपोनेंट्स के बाद में स्ट्राइक नाम की वर्ब हमारे को दिखी। ये वर्ब है V1 के अंदर, इसके आगे एस भी नहीं लगा हुआ, मतलब ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, प्लूरल वर्ब है। ओपोनेंट्स एक प्लूरल नाउन है, इसको एक प्लूरल वर्ब भी हमें मिल गई, प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट टेंस में। समझ गए ना। ओपोनेंट्स स्ट्राइक, ओपोनेंट्स स्ट्राइक। चलो, एड प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है इंग्लिश के अंदर? ये हमेशा एक नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट को अपना ऑब्जेक्ट बना के लेगी। कोई ऐसी प्रेपोजिशन इंग्लिश में नहीं हो सकती, एट है, विद है, बाय है, कैसी भी प्रेपोजिशन हो, टू है ना, इन है, इनटू है, ओन है, इन सब के बाद में एक नाउन, प्रोनाउन या जीरेंट जरूर ही आएगा। अब एड के बाद में हमने गूगल नाम का
प्रॉपर नाउन लगा हुआ है, ये प्रेपोजिशन भी सॉल्व हो गए। समझ गए ना? तो सेंटेंस आपका इतना ही है, ओपोनेंट स्ट्राइक एट गूगल, ओपोनेंट स्ट्राइक करते हैं गूगल पे। और कौन से ओपोनेंट्स हैं? जो बिग हैं और बिग टेक प्रोफेशनल के ओपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, बिग टेक कंपनी के जो है ओपोनेंट्स हैं। चलो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। ये सिंपल वाला टाइटल था, अब थोड़े लेंथी सेंटेंसेस आएंगे। ध्यान से आप पहले, जैसे मैं पहले पढ़ रहा हूं आप भी पढ़ने की कोशिश करो, फिर मेरी पार्सिंग से आप अपनी पार्सिंग को मैच करना। चलो, कह रहे months before the Justice Department filed a landmark antitrust suit against Google this week, the interest company's adversaries hustled behind the scenes to lay groundwork for a case। ये इंटरनेट है, इंटरेस्ट नहीं है ना। कह रहे मंथ्स बिफोर, महीनों पहले, मंथ्स बिफोर, महीनों पहले। अच्छा किसके? जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइल किया। अच्छा किसको? एक लैंडमार्क, एक वेरी इंपॉर्टेंट, लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? जो मील का पत्थर हो, जिसको याद रखा जाए, एक बहुत ही मील के पत्थर जैसे इंपॉर्टेंट एंटी ट्रस्ट सूट को। सूट का मतलब होता है कोर्ट केस, है ना, इसको ट्रायल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ट्रायल, कोर्ट केस, सूट या लॉ सूट, इन चारों का मतलब होता है कोर्ट केस, है ना। तो जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने अमेरिका के फाइल किया एक बहुत ही बड़े एंटी ट्रस्ट सूट को, ऐसे कोर्ट केस को जो कि गूगल के ऊपर ट्रस्ट का, जो ना ट्रस्ट तोड़ने का सूट है ना, ये भरोसा तोड़ा है इसने अमेरिकन जनता का, अगेंस्ट गूगल, गूगल के खिलाफ। दिस वीक, इस महीने, कह रहे इस वीक, कह रहे इससे महीनों पहले हुआ क्या? ये जो इंटरनेट कंपनी थी ना, इसके एडवर्सरीज ने, इसके ओपोनेंट्स ने, इसके दुश्मन ने क्या किया? हसल किया। हसल करने का मतलब है चहलकदमी करना। और कैसे करना? बड़े जोरों शोरों के साथ, जोरों शोरों के साथ। तो ये इन सब ने हासिल किया, जल्दबाजी दिखाई, चहलकदमी की जोरों शोरों के साथ। और कैसे? बिहाइंड द सीन्स, गुपे चुपे। क्यों? ताकि वो ले कर पाए, ताकि वो बिछा पाए ग्राउंड वर्क को, फाउंडेशन को, आधार को, इस केस के लिए, इस पूरे लॉ सूट के लिए। हुआ क्या? देखो गूगल बड़ी कंपनी है, अब छोटी मोटी कंपनियां अपने गली मोहल्ले की जो होती हैं सब गूगल से चिढ़ती हैं। जैसे ही जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइल किया ना एक केस को इस वीक, उससे पहले ही इनको पता लग गया था कि केस फाइल होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया? ये इंटरनेट कंपनी की जो दुश्मन कंपनियां थी ना, छोटी मोटी गली मोहल्ले वाली अपनी, इन्होंने हासिल करना शुरू कर दिया। पीछे कैसे? बिहाइंड द सीन्स, गुपे चुपे, कि हम कुछ ऐसा करें, इस केस की फाउंडेशन को, ग्राउंड वर्क को प्रिपेयर करें, कैसे भी करके गूगल पे फाइन लगवाएं, इस कंपनी को बंद करवा दें, इतना मजबूत केस इस पे बनाएं कि हमारी छोटी मोटी ये कंपनियां भी चल पड़े गूगल को पीछे छोड़ के। समझ गए ना? तो छोटी कंपनियों ने, एडवर्सरीज ने, छोटी बड़ी कंपनियों ने बिहाइंड द सीन्स गूगल को मारने की साजिश की। अब देखो, देखते हैं हुआ क्या था, हर वर्ड को उसकी जगह बता करके। जस्ट अ मिनट। देखो ध्यान से, सारे के सारे नाउन्स है ग्रीन, सारे के सारे ये डार्क जो ब्लैक में देख रहे हो ना, ये प्रेपोजिशन है। जैसे अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, बिफोर प्रेपोजिशन है। जिसको मैंने डार्क ब्लैक नहीं दिया है, लाइट ब्लैक दिया है, वो आर्टिकल है या फिर वो पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। जैसे द आर्टिकल है या टू पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव है। ग्रीन के अंदर नाउन, रेड में वर्ब्स, पिंक में एडवर्ब्स, जो है ब्लू के अंदर आपका एडजेक्टिव्स। देखो बहुत जरूरी एक्सरसाइज है ये, आपको हो सकता है अभी थोड़ा सा आपकी लिमिट से पुश करे, आपको लगे सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं उसमें। कोई बात नहीं, सब होते हैं, कोई भी सीख करके नहीं आया इस दुनिया में। पर सीखने के बाद आपको इंग्लिश के अंदर है ना, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। जीके में आपकी जो है पूरी हो जाएगी कट ऑफ, मैथ्स में आपके 10 नंबर जो है 10 में से 12 आ जाएंगे, 2 फालतू आ जाएंगे। इंग्लिश में आपको 10 की जगह 25-25 नंबर आने लगेंगे। ये ऐसी टेक्निक है। तो इसको अपनी स्कोरिंग बनाने के लिए इस टेक्निक को आपको फॉलो करना है। इंग्लिश को सिर्फ आपको इंग्लिश के अंदर कट ऑफ को पास नहीं करना है। चलो आ जाओ। कह रहे मंथ्स बिफोर। देखो ये मंथ्स बिफोर, दिस वीक, यस्टरडे, ये हमेशा आपको वक्त बताते हैं। हमेशा वक्त बताने वाले वर्ड्स को अपने बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट चैप्टर हम एडवर्ब्स का ही करने वाले हैं अपनी ग्रामर सीरीज के अंदर, वहां आप देखेंगे। तो ये मंथ्स बिफोर जो है ना, एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। कह रहे महीनों पहले। अच्छा किस चीज के महीनों पहले? जब जस्टिस डिपार्टमेंट ने फाइल किया। जस्टिस डिपार्टमेंट एक क्या हो गया? कंपाउंड नाउन। देखो जस्टिस भी एक नाउन, डिपार्टमेंट भी एक नाउन। दो नाउन जब एक साथ मिल जाते हैं, जिनका आपस में मिलने के बाद कोई एग्जिस्टेंस हो, तो उन नाउन्स को हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। मान लो आपने लेमन और टी को मिला दिया, लेमन भी नाउन है, टी भी नाउन है, दोनों नाउन मिल गए और लेमन टी आपने बनाया, तो लेमन टी नाम का प्रोडक्ट बाजार में आता है। तो ये लेमन टी कंपाउंड नाउन कहलाएगा। पर ऐसा नहीं है आप मिला दो भाई शू
शू और प्लस में टी को मिला दो। सर मेरा जूता है और मेरी टी है, इन दोनों को मिला के कंपाउंड नाउन बना रहा हूं। ऐसा कोई कंपाउंड नाउन नहीं होता। जिस दिन बाजार में शू टी आने लगेगी उस दिन ये कंपाउंड नाउन बन जाएगा। समझ गए ना? तो एग्जिस्टेंस होना जरूरी है कंपाउंड नाउन का। तो कह रहे हैं ये जस्टिस डिपार्टमेंट, दो नाउन आपस में मिले हुए हैं, न्याय विभाग अमेरिका का, इसका एक एग्जिस्टेंस भी है। अब देखो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। कैसे पता लगा मुझे? इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही, एक एडवर्ब आ रही है। इससे पहले कोई वर्ब नहीं आ रही, इस वजह से ये मेरा सब्जेक्ट है। समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट मिल गया तो इसकी वर्ब ढूंढते हैं। देखो वर्ब आ गई V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट की वर्ब आपके सामने पड़ी है। अच्छा फाइल किसको किया? अ लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट सूट। अब देखो एंटी ट्रस्ट सूट जो है एक कंपाउंड नाउन है। समझ गए ना? एंटी ट्रस्ट और सूट दोनों नाउन्स हैं, दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बना रहे हैं। और ये फाइल वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दे रहे हैं। मैं अभी आपसे पूछूं भाई क्या फाइल किया था इन्होंने, किसको दर्ज किया था? आपने बोला एंटी ट्रस्ट सूट को। जो चीज वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई दे दे, जो चीज वर्ब से वट या हुम का रिप्लाई दे दे और वर्ब के जस्ट बाद में आ रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये कंपाउंड नाउन हमारी इस फाइल वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अच्छा ये एंटी ट्रस्ट ट्रायल कौन सा है? ये है लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट ट्रायल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी ट्रस्ट ट्रायल। तो लैंडमार्क एक एडजेक्टिव है, इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखो अगेंस्ट प्रेपोजिशन आ गई, ये बता रहे किसके खिलाफ ये ट्रायल आया। अगेंस्ट प्रेपोजिशन ने ऑब्जेक्ट ले लिया गूगल नाम का प्रॉपर नाउन, ठीक है ना? अब देखो इसके बाद में क्या गया? दिस वीक। जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये काम कब किया? दिस वीक, इस हफ्ते किया। तो ये दिस वीक यहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। कब किया का काम बता दे, वो बताती है एडवर्ब ऑफ टाइम। इतना समझ गए ना? सब्जेक्ट है आपका, जस्ट अ मिनट साफ कर दूं। जस्टिस ट्रायल, वर्ब है इसकी फाइल्ड, इस सब्जेक्ट की वर्ब है। इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दे रहा है? एंटी ट्रस्ट सूट, जो कि एक कंपाउंड नाउन है, नाउन प्लस नाउन। इस कंपाउंड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है लैंडमार्क नाम का एडजेक्टिव। अगेंस्ट एडवर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है गूगल नाम का प्रॉपर नाउन। दिस वीक अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है और दिस वीक एक एडवर्ब है, ठीक है ना? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गूगल नाम का प्रॉपर नाउन। अब आगे बढ़ो, कोमा के बाद देखते हैं शायद कुछ और नया क्लॉज शुरू होगा। कह रहे द इंटरनेट कंपनीज एडवर्सरीज हसल्ड। एडवर्सरीज पीछे एस आ रहा है, अगर पीछे एस आ रहा है ना मेरे भाई तो वो नाउन है। अगर आप किसी चीज का प्लूरल बना सकते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स का बनता है। तो यहां पे एडवर्सरीज जो है ना, ये आपका बन गया नाउन। और इस नाउन को आपने इससे पहले कोई वर्ब देखी नहीं, कोई प्रेपोजिशन देखी नहीं, आप मानेंगे सब्जेक्ट नंबर 2। फिर सुन लो, एडवर्सरी एक नाउन है, ये तो आपको पता लग गया। कोमा के बाद में ये नया नाउन अपने पास आया है ना, एडवर्सरी। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, इससे पहले कोई वर्ब नहीं है, मतलब ये नाउन हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 है। क्लोज नंबर 2 शुरू हो रहा है इस सेंटेंस के अंदर। अब एडवर्सरी की वर्ब है हसल्ड, V2 के अंदर पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2। बिहाइंड द सीन, अब देखो कहां हासिल किया? पर्दे के पीछे, बिहाइंड द सीन। ये जगह की बात कर रही है। देखो ये बात कर रहा था टाइम की, ये बात कर रही थी टाइम की, ये बात कर रही है जगह की, प्लेस की। जो चीज जगह की बात करे ना उसको बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब सीखोगे वहां पे अच्छे से आ जाएंगी ये सब चीजें। अभी ये समझो कहां पे किया इन्होंने असल, बिहाइंड द सीन किया, पर्दे के पीछे किया, ये होगी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो इसके बाद में आ गया टू और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ये इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नकारा वर्ब। अच्छा नकारा क्यों होती है? ये इतनी नकारा वर्ब है तो ये वर्ब, पर कभी भी ये मेन वर्ब का काम सेंटेंस के अंदर नहीं कर सकती। इसलिए जो लोग पूछते हैं ना सर एडवर्सरी की वर्ब हसल्ड क्यों है, ले क्यों नहीं है? ले भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है अगर ये टू इसके आगे ना लगा होता। ये टू लगने की वजह से इसका पूरा जो है ना, पूरी भूमिका बदल गई इस वर्ब की। अब ये बन गई एक नकारा वर्ब। ये टू इन्फिनेटिव हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनेटिव का ग्राउंड वर्क नाम का नाउन। फोर प्रेपोजिशन होगी, इसका ऑब्जेक्ट हो गया केस नाम का नाउन। इन्फिनेटिव, जीरेंट्स, पार्टिसिपल्स ये वर्ब कभी नहीं बन सकते, पर इनमें अकड़ इतनी होती है, कह रहे वर्ब की तरह हमें भी ऑब्जेक्ट दे दिया करो जब हमें चाहिए हो। ऑब्जेक्ट हमेशा आएगा ही आएगा, कहीं डॉक्टर ने नहीं लिखा, शायद ना भी आए, इनकी इच्छा है, अगर लेना है तो लेंगी। पर अगर इनको ऑब्जेक्ट चाहिए हो इन्फिनेटिव, जीरेंट और पार्टिसिपल्स को, तो ये ऑब्जेक्ट अपना कंफर्टेबली ले लेती हैं, कैसे भी जैसे मेन वर्ब लेती है उसी तरह से, ठीक है ना? इसलिए इनको सेमी वर्ब्स बोलते हैं। एक बार पूरा सेंटेंस में रिपीट कर देता हूं, आप देखोगे हर सेंटेंस का हर वर्ड अब माला की तरह पिरोया हुआ है। कैसे? जस्टिस डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है, फाइल्ड इसकी वर्ब है, पहला सब्जेक्ट पहली वर्ब। किसको फाइल किया? एंटी ट्रस्ट सूट को, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
ये एक कंपाउंड नाउन है, एंटी ट्रस्ट प्लस सूट, जैसे जस्टिस डिपार्टमेंट एक कंपाउंड नाउन है। अगेंस्ट एक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है गूगल नाम का प्रॉपर नाउन। दिस वीक एक एडवर्ब है, जैसे मंथ्स बिफोर एक एडवर्ब थी। तो इससे पहले ये एडवर्ब आई है इस वाले क्लोज को करने के लिए, मंथ्स बिफोर है ना, इस काम से बहुत पहले इन्होंने ये काम किया। और ये वाली एडवर्ब आई है जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए, जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब फाइल किया इस वीक, है ना। तो ये दोनों एडवर्ब अलग अलग वक्त अलग अलग जो है ना क्लोज के टाइम को बता रही हैं। उसके बाद नया क्लोज शुरू हुआ, क्योंकि एडवर्सरी नाम का एक नाउन हमें मिला। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रही थी, कोई वर्ब नहीं आ रही थी, मतलब ये आवारा नाउन है, हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। जैसे इससे पहले नहीं आ रहा था ना कोई, तो ये सब्जेक्ट 1 था। सब्जेक्ट 2 की वर्ब है हसल्ड, V2 है ना। अच्छा, हसल्ड कहां किया? बिहाइंड द सीन्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, AOP। टू ले एक इन्फिनेटिव है, इसको बोलूंगा मैं एडवर्बियल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव एडवर्ब होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर नाउन के बगल में आ रहा हो तो एडजेक्टिव होगा, अगर एडवर्ब की बगल में आ रहा हो या किसी वर्ब की बगल में आ रहा हो या किसी एडजेक्टिव की बगल में आ रहा हो तो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव होगा जब नाउन की बगल में, एडवर्ब की बगल में आएगा या किसी वर्ब की एडजेक्टिव की बगल में आएगा तो एडवर्ब होगा। और नाउन कब होएगा? जब किसी वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट बन के आएगा या किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन के आएगा, तब होगा नाउन। इन्फिनेटिव की क्लास में आ जाएगा ये, यहां बता देता हूं, खाली ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव है। हसल नाम की वर्ब को वाई का रिप्लाई कर रहा है। क्यों किया? वाई, टू ले द ग्राउंड वर्क। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है ग्राउंड वर्क नाम का ये नाउन, है ना। फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है केस। आई थिंक क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा ग्रामर रूल इसमें करवाता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा ग्रामर रूल है, आपने पहले किया हुआ है, देखते ही आपको पहचान में भी आ जाएगा। मैं आपको ग्रामर रूल सामने आपके नीचे लिख रहा हूं। 3 वर्ब्स हैं, लाई, ले और लाई। पहली का मतलब होता है लेटना, दूसरी का मतलब होता है लेटा देना, तीसरी का मतलब होता है झूठ बोलना। तीनों की वर्ब ऐसे चलती हैं, वो आपके सामने देख लेना। लाई, ले, लेन, ले, लेट, लेट, लाई, लाइट, लाइट। आपके सामने रूल मैंने लिख दिया है। अब मुझे बता दो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन सेंटेंसेस में क्या एरर है और कैसे आप सही करेंगे। मैं आपको क्या चैलेंज कर रहा हूं, रूल बता करके बता रहा हूं, आप मुझे एरर बताओ। अगर रूल ना बताऊं ना तब तो चैलेंज करने वाला है ही नहीं क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो आ जाओ। देखो, लाई की सेकंड फॉर्म क्या है? ले, और ले की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ले। अगर आपको ये दोनों में आपको ले लिखा हुआ है, कहीं पे ले लिखा हुआ है, आपको बड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करना कि वो लाई की सेकंड फॉर्म है या ले की फर्स्ट फॉर्म है ना। यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। अगर इनका कोई अलग अलग फॉर्म होता है, मान लो ये ले LAYE होता, तब तो आप देखते बता देते भाई ये वाली ये है और ये वाली ये है। पर इसकी सेकंड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म एक जैसी है। और दूसरा देखो, ये लाई वाली वर्ब जो लेटने वाली है ना, वो चलती है ले, लेन से, और जो लाई झूठ बोलने वाली वर्ब है ना, वो चलती है लाइट, लाइट से। तो इन दोनों की वर्ब में भी जो फर्स्ट है वो एक जैसा ही है ना। तो आपको अगर झूठ बोलने के लिए मैं ये लगा के दे दूं तो आपको उसको चेंज करके ये वाली लगानी पड़ेगी। बस यही काम करना होता है। आ जाओ। शी ले द बुक्स ऑन द टेबल एंड देन लेड ऑन द सोफा। सबसे पहले आप निकालेंगे मीनिंग। मैं आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं, अभी तक 400 वीडियो से ज्यादा वीडियोस करवा चुका हूं पिछले 1 साल में। सिर्फ इसलिए करवाता हूं, अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल सकते ना तो ग्रामर आपके लिए यूजलेस है। आप सिर्फ यही सोचते रहोगे, टेबल आ गया, बुक आ गई, ले आ गया, शी आ गई, देन आ गया, लेड आ गया, आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर सेंटेंस का मीनिंग आप नहीं निकाल सकते। तो इस सेंटेंस का पहले मीनिंग निकालते हैं। उसने ले कर दिया किताबों को टेबल पे और देन ले हो गई सोफा पे। मान लो किताबें थी उसके हाथ में, है ना, ये बंदी है, इसके हाथ में किताबें थी, ये सोफा पड़ा था, थक गई है, इसने किताबों को सोफे पे रख दिया और फिर जो है टेबल पे रख दिया, है ना, और खुद सोफा पे जाकर के लेट गई। थकी हुई थी तो लेट गई जाकर के। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है, किताबों को लिटाया गया है और खुद लेटी है। अब लिटाने के लिए वर्ब होती है ले और लेटने के लिए वर्ब होती है लाई। अब मुझे बताओ, ये ले लिखी है इसने, अगर ये इसने किताबों के लिए लगाई है, लिटाने के लिए लगाई है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। ले तो फर्स्ट फॉर्म होती है ना लिटाने की, लिटा देना मतलब ले, लेड, लेड। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो शी के साथ में तो ले जाना चाहिए ना। वो लिटाती है किताबों को सोफा के ऊपर, रोज उसका काम यही है, सुबह उठती है, किताबों को पकड़ती है, सोफा भी लिटा देती है ना, जो टेबल पे लिटा। ऐसा तो है नहीं। मतलब हमें यहाँ पे गलत जो ना वर्ब यूज करके बैठे हैं। हमें यहाँ पे V2 की जरूरत थी, उसने इस काम को कर चुकी है वो पास में। तो देखो, लेटाने की V2 होती है लेड, ना कि ले। समझ गए मेरी बात को? तो ये ले से कंफ्यूज हो गए आप, आपको लगा ये ले लेटाने वाला होगा, लेकिन ये V1 है, हमें जरूरत थी V2 की। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये लेस दे अगर होता तब भी मैं मान लेता ये फर्स्ट फॉर्म है ना, पर ये फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं, तो मुझे इसकी जगह कर देना काट के लेट। शी लेड द बुक्स ऑन द टेबल एंड देन लेड ऑन द सोफा। अब देखो, लेड का मतलब क्या होता है, लेटा देना। सोफा पे लेटा दिया, ऐसा तो नहीं है, सोफा पे खुद लेटी है वो जाकर के। अगर वो पास्ट टेंस में लेटी है तो लेट नहीं, ले ऑन द सोफा। समझ गए ना? लेटने की पास्ट फॉर्म है ले,
लेटाने की पास्ट फॉर्म है लेड, तो उसने लेटाया बुक्स को तो लेट किया और खुद लेटी जाकर के तो ले हुई सोफा के ऊपर। यहां पे लेड की जगह ले आना चाहिए, यहां पे ले की जगह लेड आना चाहिए। रिपीट कर लेना इसको, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, एक बार में समझ आ जाएगा अगर थोड़ा सा फोकस दोगे। अगला देखो, टू लाई द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ले आउट 5,000 करोड़ रुपए। ले आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है खर्चा करना, टू स्पेंड मनी, ठीक है ना। लाए करने के लिए फाउंडेशन को, आधार को, बिछाने के लिए किसी चीज के आधार को इस प्रोजेक्ट के सरकार ने खर्चा कर दिया 5,000 करोड़ रुपए का। मतलब कोई नया प्रोजेक्ट था, उसमें 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने इन्वेस्ट किए हैं, लेआउट किए हैं, ताकि उसके आधार को, फाउंडेशन को लाए कर पाए। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। लाए का मतलब क्या होता है, देखो लाए का मतलब होता है या तो लेटना या होता है झूठ बोलना। फाउंडेशन तो झूठ बुलवाई नहीं होगी या झूठ बोली नहीं होगी, है ना। तो टू लाई का मतलब है लेटने के लिए। अब ये बताओ फाउंडेशन को लेटा जाएगा या लेटाया जाएगा। आपने किताबों को लेटा था या लेटाया था, वही लेटाया था, लेटा तो खुद जाता है। तो ये लेटने वाली वर्ब गलत है, मेरे को कौन सी लगानी चाहिए, ले, लेड और लेड में से इन तीनों में से एक वर्ब को। अब देखो वर्ब होगी कौन सी, टू के बाद में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है तो उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। यहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो ले, लेड, लेड में से आएगी ले। तो मैं क्या बोलूंगा, टू ले द फाउंडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट द गवर्नमेंट ले आउट 5,000 करोड़ रुपीस। अब ध्यान देना, अगर ले आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर ले आउट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सरकार के साथ में लेज आउट आना चाहिए। समझे मेरी बात को, सरकार सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, पर यहां तो लेज आउट है नहीं, यहां तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। मतलब हमने ये वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे यूज की हुई है। अगर ये यूज की हुई है तो गलत हो गई, सरकार ने लेटाए नहीं है, सरकार ने ये वाली फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी थी, लेड आउट, ठीक है ना। फाउंडेशन को लेड करने के लिए, बिछाने के लिए सरकार ने लेड आउट कर दिए, खर्चा कर दिया 5,000 करोड़ रुपए का। अगर यहां पे गवर्नमेंट्स होता तब ये लेआउट सही हो जाता। इसका मतलब होता सरकारें खर्चा करती हैं, लेआउट करती हैं 5,000 करोड़ रुपए का, मतलब सरकारों की आदत है। तो ऐसा कुछ अटपटा सा मीनिंग होता, पर ग्रामेटिकली एस लगने पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप मान सकते थे। तीसरा देख लो, शी लेड टू मी अबाउट द मनी। उसने मुझसे झूठ बोला पैसे के बारे में। ना तो वो लेटी ना लेटाई, पैसे के लिए थोड़ा ना, वो पैसे के लिए झूठ बोल रही थी मुझे। मतलब क्या करना मुझे, यहां पे लाई वाली वर्ब को यूज करना है। लाई की फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड लाइड और थर्ड लाइड। या तो आप कर दो शी लाइज, वो झूठ बोलती है मुझसे, पर देखो ये हमने सेकंड वाली यूज की है, तो सेकंड वाली तो हमें लाइड यूज करनी चाहिए, है ना। सेकंड की जगह सेकंड यूज करो, पर टेंस को वही रख के वर्ब को सही कर दो। मैं टेंस को वही रखता हूं, फर्स्ट फॉर्म ना बना के सेकंड बनाता हूं। मैं लिखूंगा शी लाइड टू मी अबाउट द मनी। समझ गए होंगे। इसके नोट्स बना लेना साफ साफ सुंदर सुंदर। इस पे 50 सेंटेंस बना दूंगा ना मैं, तो 50 में से आप 40 गलत करोगे अगर आपने फोकस नहीं दिया तो। 10 भी तुम्हारे तुक्के सही होंगे, बिना समझे सेंटेंस को, इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं कर सकते हो। कोशिश करना एक बार में सीख लेना, नहीं तो ये ऐसे सेंटेंस है, ऐसे क्वेश्चन हैं, लड़के 5-5 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं, इनमें हमेशा नंबर कटवा के आते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एडिटोरियल में आएगा, रोज वीडियो को फॉलो करें, ये कॉन्सेप्ट फिर लूंगा मैं, वहां पे फिर से इसको रिवाइज करवाऊंगा। चलो आ जाओ, सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे नॉर्मल तरीके से, फिर अपने एक्सपर्ट वे में। जस्ट अ मिनट, पेन ले लूं हाथ में मैं। नॉन प्रॉफिट्स क्रिटिकल ऑफ कॉर्पोरेट पावर वांट लॉ मेकर्स दैट गूगल इलीगली बॉक्स्ड आउट राइवल्स। कह रहे नॉन प्रॉफिट्स जो हैं, ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। अच्छा, कौन सी कंपनियां हैं जो क्रिटिकल भी हैं, जो बहुत ही आलोचक भी हैं, है ना। क्रिटिकल मतलब आपके साथ नहीं है, आपकी आलोचना करने वाली है। कह रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट्स जो बहुत क्रिटिकल हैं, जो बड़े डाउटफुल हैं, जो बड़े आलोचना करने वाले हैं कॉर्पोरेट पावर की, कॉर्पोरेट कंपनियों की ताकत की। कह रहे इन नॉन प्रॉफिट्स ने वार्न किया लॉ मेकर्स को, नेताओं को, दैट वो ये कि गूगल ने गैर कानूनी तरीके से बॉक्स आउट किया अपने राइवल्स को। गूगल ने गैर कानूनी तरीके से अपने राइवल्स को मुक्केबाजी के अंदर हरा दिया। अब देखो बॉक्स आउट करना क्या होता है। बॉक्सिंग सुना है ना आपने, बॉक्सिंग क्या होती है। देखो एक होता है बॉक्स, बॉक्स मतलब डिब्बा, बॉक्सिंग का मतलब है मुक्केबाजी। बॉक्सिंग से ही हमने बॉक्स आउट नाम की फ्रेजल वर्ब बनाई है। व्हेन यू बॉक्स समवन एंड देन नॉक देम आउट, इसको कहते हैं बॉक्स आउट करना। कहीं नहीं मिलेगी डेफिनेशन, अच्छे डिक्शनरी में निकालना, वहीं मिलेगी। बॉक्स का मतलब मुक्केबाजी, नॉकआउट मतलब मार के गिरा देना। किसी को मुक्केबाजी में मार के गिरा दो तो आप उसको बॉक्स आउट कर देते हैं, समझ गए ना। तो गूगल ने मुक्केबाजी, अब देखो यहां पे व्यापारिक मुक्केबाजी है, यहां पे ट्रेड की मुक्केबाजी है, समझ लो ना आप। कुछ इस तरह से डिप्लोमेसी खेलो कि दूसरी कंपनी का बिजनेस खत्म हो जाए। तो यही कहना था इनका नॉन प्रॉफिट्स का। कह रहे गूगल जो है इलीगली, गैर कानूनी तरीके से व्यापार करता है
और ऐसा व्यापार करता है कि राइवल्स जो होते हैं ना छोटी मोटी, इन कंपनियों को बॉक्स आउट कर देता है, धराशायी कर देता है, इनका बिजनेस चलने ही नहीं देता। समझ गए? अब आ जाओ सेंटेंस को अपने कैसे डील करेंगे, है ना। ये बॉक्स आउट फ्रेजल वर्ब, इससे बनने वाली 2 फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको अभी और करवाऊंगा। पहले अपने इस सेंटेंस को अपने खास अंदाज में पढ़ते हैं। चलो आ जाओ। नॉन प्रॉफिट्स एक नाउन है, ठीक है ना, पीछे एस आ रहा है, मतलब एक प्लूरल नाउन है। कोई भी चीज प्लूरल होगी तो वो नाउन बन जाएगी अपने आप। इस सेंटेंस के बाद मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं नाउन को पहचानने की, ठीक है ना। अभी ये सेंटेंस पढ़ लो पहले। चलो, नॉन प्रॉफिट्स एक नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। और कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। इससे पहले कोई वर्ब आ रही है? नहीं आ रही। इससे पहले प्रेपोजिशन आ रही है? नहीं आ रही। तो ये क्या है? ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। समझ गए ना। अब क्रिटिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है। वो नॉन प्रॉफिट्स जो कि क्रिटिकल हैं, वो नॉन प्रॉफिट्स जो कि बड़े आलोचक हैं। अच्छा, किसके? क्रिटिकल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, ऐसा समझ लें आप, जिसका मतलब होता है कौन सी चीज क्या है। आप जिस भी चीज के क्रिटिकल होते हैं ना, ऑफ लगा के बताते हैं। आई एम क्रिटिकल ऑफ यू, आई एम क्रिटिकल अबाउट यू नहीं, आई एम क्रिटिकल ऑन यू नहीं, आई एम क्रिटिकल ऑफ यू। इसके बाद में फिक्स है ये ऑफ नाम की प्रीपोजिशन। तो वो नॉन प्रॉफिट्स जो हमारा सब्जेक्ट है, और जो क्रिटिकल भी हैं एडजेक्टिव, है ना, और किसके? कॉर्पोरेट पावर के। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये पावर नाम का जो है अपना नाउन। कॉर्पोरेट एक एडजेक्टिव होता है, कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट बिजनेस, है ना, कॉर्पोरेट इकोनॉमी, तो ये एडजेक्टिव है, इसके आगे हमेशा एक नाउन लगा होगा। तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया पावर। अब देखो, इस सब्जेक्ट को एक वर्ब चाहिए थी, वर्ब मिल गई आपको वांट। सब्जेक्ट की वर्ब मिल गई V2 के अंदर, पास्ट के अंदर वांट। वांट किसको किया? हु और व्हाट, हुम और व्हाट, जो रिप्लाई करे वो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। वांट किया लॉ मेकर्स को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। समझ गए ना। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हुम या व्हाट का रिप्लाई करे, लॉ मेकर्स ने रिप्लाई किया, ये बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पे बात हो गई खत्म। सब्जेक्ट मिल गया आपको, वर्ब मिल गई आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया। दैट कंजंक्शन आई, कंजंक्शन के बाद नया क्लोज शुरू होगा। नए क्लोज में गूगल नाम का सब्जेक्ट आया। इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं, इससे पहले कोई जो है वर्ब नहीं, तो ये सब्जेक्ट नंबर 2। इसकी वर्ब है बॉक्स्ड, ठीक है ना, ये भी V2 के अंदर है। इलीगली पीछे एलवाई आ रहा है, 99% ये एक एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। इलीगली मतलब कैसे बॉक्स किया? एडवर्ब ऑफ मैनर। जब आप तरीका बताते हो ना, आई प्लेड द शॉट ब्यूटिफुली, मैंने ब्यूटिफुली शॉट को प्ले किया। कैसे किया भाई? ब्यूटिफुली। जो हाउ का रिप्लाई दे वो कहलाती है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर बताती है आपको, है ना, कैसे हुआ। तो गूगल ने इलीगली बॉक्स आउट किया, तो इलीगली एडवर्ब हो गई, गूगल हो गई आपकी सब्जेक्ट, और वर्ब हो गई इसकी बॉक्स्ड। आउट यहां पे एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट है यहां पे राइवल्स नाम का नाउन, पीछे एस आ रहा है, कॉमन नाउन है, एक प्लूरल नाउन है। समझ गए? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। चलो कर देता हूं 10 सेकंड में, किसी कंफ्यूजन ना रह जाए दिमाग में। नॉन प्रॉफिट सब्जेक्ट है, वांट इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट 1 की वर्ब 1, है ना। ये V2 है वैसे, पर मैं वर्ब 1 लिख रहा हूं क्योंकि सब्जेक्ट 1 की वर्ब है। क्रिटिकल एक एडजेक्टिव है, बाद में आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो बाद में आकर के किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं प्रेडिकेटिव कहलाते हैं। पहले आने वाले को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पावर। कॉर्पोरेट एक एडजेक्टिव है, इस पावर को मॉडिफाई कर रहा है। लॉ मेकर्स को जो इन्होंने वार्न किया, तो ये लॉ मेकर्स हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। दैट कंजंक्शन है, नया क्लोज शुरू हुआ, सब्जेक्ट नंबर 2, इसकी वर्ब नंबर 2 आई बॉक्स्ड, है ना। इलीगली एक एडवर्ब ऑफ मैनर। आउट एक प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है राइवल्स नाम का कॉमन नाउन। क्लियर? चलो आ जाओ। अब एक फ्रेजल वर्ब बताता हूं आपको बढ़िया सी। बॉक्स आउट सुन लिया ना आपने, बॉक्स आउट। अब दूसरी वर्ब सुनो, फ्रेजल वर्ब बॉक्स इन। इसका मतलब क्या होता है? कोई बंदा खड़ा है, उसको आप चारों तरफ से घेर लो। आपने उसको ऐसा घेर लिया कि ना वो इधर जा सके, ना इधर जा सके, ना इधर जा सके, बच के ना निकल पाए। जैसे कि विकास दुबे को घेरा था पुलिस ने, है ना, पर घेर नहीं पाई उस वक्त। तो ये जो काम किया था ना पुलिस ने, वो कर रही थी पुलिस बॉक्सिंग करने का, वो तो निकल गया बच के, है ना। तो बॉक्सिंग वो कर नहीं पाई। तो बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? किसी आदमी को एक बॉक्स के अंदर ले लेना, इस तरह से घेर लेना चारों तरफ से कि वो घिर जाए। जैसे मैं बोल सकता हूं, आई फील बॉक्स्ड इन बाय ओल्ड ट्रेडिशंस। मैं अपने आप को पुराने परंपरागत रूढ़ियों में घिरा हुआ पाता हूं। मान लो मेरे घर के अंदर बहुत अंधविश्वास चलता है ना, और मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं मेरे घर वाले जो कि पुराने ख्यालों की है ना, उनके हिसाब से सही है, मेरे हिसाब से गलत है। तो मैं बोलूंगा आई फील बॉक्स्ड इन, मैं फील करता हूं घिरा हुआ या दबा हुआ या एकदम से जो है जकड़ा हुआ पुराने ख्यालों से, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन से। तो बॉक्स इन का मतलब होता है किसी को अपने कब्जे में ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेजल वर्ब को नोट कर लेना, बॉक्स इन और बॉक्स आउट।
अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अभी मेरे पास 2-3 सेंटेंस हो रहे हैं, मैं एक या दो ही करवाऊंगा, एक आपको मैं दूंगा पार्सिंग करने के लिए अपने आप, है ना, खुद से आप जो है एज ए क्विज करना। चलो आ जाओ। विद माउंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जस्ट अ मिनट, with mounds of documents, economists and antitrust scholars detail to regulators and state investigators how the company throttled competition. mounds का मतलब होता है ढेरी, है ना, इसको हीप भी बोल सकते हैं। तो कह रहा है एक ढेरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के एक ढेर के साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं और जो एंटी ट्रस्ट स्कॉलर्स हैं, ऐसे विद्वान, ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे आदमी जो एंटी ट्रस्ट पे रिसर्च करते हैं। मतलब एंटी ट्रस्ट का मतलब समझो, आपने देश का ट्रस्ट तोड़ दिया तो आप एक एंटी ट्रस्ट गुनहगार हो, समझ गए ना। तो ये एंटी ट्रस्ट स्कॉलर हैं, वो यही देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी कंपनियां पूरे देश का भरोसा तोड़ रही हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट की ढेरी के साथ अर्थशास्त्रियों ने और इन विद्वानों ने डिटेल किया, एक्सप्लेन किया, और किसको किया, रेगुलेटर्स को। और क्या किया, किसको, स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स को, है ना, वहां के स्टेट के इन्वेस्टिगेटर्स, छानबीन करने वालों को, और वहां के रेगुलेटर्स को। और क्या उन्होंने डिटेल किया, कैसे, हाउ द कंपनी थ्रोटल्ड कंपटीशन, कैसे कंपनी ने थ्रोटल कर दिया, गला घोंट दिया, रोक दिया कंपटीशन को, ठीक है ना। थ्रोटल करने मतलब होता है गला घोंट देना, किसी को जो आप चोक कर देते हैं ना तो आप थ्रोटल करते हैं, यूं समझ लो। तो कैसे कंपनी ने, इस गूगल ने गला घोंट दिया कंपटीशन का, ये उन्होंने, इन लोगों ने बताया। आ जाओ इसको अपने हिसाब से पढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। वही काम किया हुआ है, सब आपके सामने है। माउंट्स एक नाउन है, कैसा नाउन है भाई, पीछे एस लगा हुआ है, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। विद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ अपने नाउन, अभी तो यही देख रहे हैं काम क्या हो रहा है यहाँ पे। विद प्रीपोजिशन से सब्जेक्ट शुरू हुआ, इसका ऑब्जेक्ट आ गया नाउन। ओ प्रीपोजिशन से दूसरा आया, है ना, उसका ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास डॉक्यूमेंट नाम का नाउन, पीछे एस लगा हुआ है, कॉमन नाउन है, ये भी एक नाउन है। अब देखो इकोनॉमिस्ट एंड, बीच में लगा हुआ एंड, एंटी ट्रस्ट स्कॉलर्स। अब मुझे सवाल का जवाब दो, इस इकोनॉमिस्ट और एंड बीच में लगने के बाद एंटी ट्रस्ट स्कॉलर्स, इन दोनों से पहले कोई वर्ब आई है, नहीं आई। इनसे पहले दो प्रेपोजिशन आई हैं और दो उनके ऑब्जेक्ट आए हैं, वर्ब तो कोई भी नहीं आई, ना इनसे पहले कोई दूसरी प्रेपोजिशन आई। ये प्रेपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट बन गया, ये प्रेपोजिशन आई, इसका ऑब्जेक्ट माउंट बन गया, कोई खुली प्रेपोजिशन भी नहीं आई। मतलब ये दोनों वर्ड जो हैं हमारा सब्जेक्ट है, बीच में एंड लगा हुआ है, बन गया कंपाउंड सब्जेक्ट, समझ गए ना। इकोनॉमिस्ट एंड स्कॉलर्स ने किसी काम को किया। अब देखो क्या काम किया, डिटेल्ड, ये हो गई इसकी वर्ब, V2 है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये उसकी V2। अच्छा किसको किया, टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, रेगुलेटर्स को, पीछे एस आ रहा है, कॉमन नाउन है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है इस टू प्रेपोजिशन का। अच्छा एंड लग के इसने एक ऑब्जेक्ट नहीं, दो ऑब्जेक्ट दिए, पहला तो रेगुलेटर्स को किया, दूसरा स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स नाम के कंपाउंड नाउन को किया। समझ गए ना मेरी बात को। टू प्रेपोजिशन के एक नहीं दो ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है रेगुलेटर्स, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स, ये कंपाउंड नाउन है स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स। अब देखो यहां तक अलग कर दो, इसके बाद का पढ़ो, फिर इन दोनों का आपस में कनेक्शन बताऊंगा। हाउ द कंपनी थ्रोटल्ड कंपटीशन, हाउ शुरू में आ रहा है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो सकता है, पर लास्ट के अंदर सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, मतलब ये सेंटेंस एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। फिर सुन लो, हाउ है, व्हाट है, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है, जब जब शुरू में आ जाए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा हो तो सेंटेंस प्रश्नात्मक हो जाता है, क्वेश्चन मार्क वाला हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है। हाउ वॉज योर डे, हाउ यहां पे एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगी, है ना, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, एक सवाल पूछा जाएगा। अब ऐसा सेंटेंस होता है ना, उसकी एक और निशानी होती है, क्वेश्चन मार्क के साथ साथ सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हाउ के बिल्कुल बाद में पड़ी होगी। हाउ वॉज योर डे, ना कि हाउ योर डे वॉज, समझ गए ना तो यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क दिखा, नहीं दिखा ना सेंटेंस की हेडवर्ब थ्रोटल में से यहां से मैंने हेल्पिंग वर्ब निकाल के यहां लाया, हाउ डिड द कंपनी थ्रोटल, ऐसा भी नहीं किया। मतलब ये जो है ना, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ही नहीं। अब हाउ क्या है यहां पे, इसको बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। इसका काम क्या होगा, एक क्लोज बनाएगी, और कौन सा क्लोज बनाएगी, रिलेटिव एडवर्ब बनाती है नाउन क्लोज को। समझे मेरी बात को। अब इस नाउन क्लोज को मैं पढ़ रहा हूं, बाद में इसका कनेक्शन बताऊंगा इस पूरे वाले पिछले सेंटेंस से। कैसे कंपनी ने थ्रोटल किया, कंपनी की वर्ब आ गई थ्रोटल, और थ्रोटल किसको किया, कंपटीशन को, व्हाट का रिप्लाई दे दिया, कंपटीशन। समझ गए ना। ये एक रिलेटिव क्लोज है, ये एक सॉरी नाउन क्लोज है, जिसमें सब्जेक्ट है आपकी कंपनी, वर्ब है इसकी V2 में थ्रोटल्ड, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है कंपटीशन नाम का नाउन। हाउ द कंपनी थ्रोटल्ड कंपटीशन एक पूरा नाउन क्लोज है, ये पूरा का पूरा नाउन क्लोज इस डिटेल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, पूरा क्लोज इसका ऑब्जेक्ट है। देखो कैसे,
स्कॉलर्स ने डिटेल क्या किया, देखो टू करके तो बता दिया, रेगुलेटर्स को, स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स को उसने डिटेल किया, पर डिटेल किया क्या, ये पूरी बात डिटेल की। देखो यहां पे मैं इसकी जगह ट्रूथ भी लिख सकता था, स्कॉलर्स डिटेल्ड टू रेगुलेटर्स एंड स्टेट इन्वेस्टिगेटर्स द ट्रूथ। तो ट्रूथ है ना, ट्रूथ सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट होता, पर ट्रूथ की जगह मैंने पूरी बात लिख दी। बात यह है कि कैसे कंपनी ने थ्रोटल किया कंपटीशन को। मैं आपको यूं ही बोल सकता हूं, शी टोल्ड द ट्रूथ, और मैं यूं भी लिख सकता हूं, शी टोल्ड व्हेन शी वॉज लीविंग इंडिया। पहले केस में उसने मुझे बताया ट्रूथ को, ट्रूथ हो गया ऑब्जेक्ट टेल वर्ब का। दूसरे केस में उसने मुझे बताया कब वो इंडिया छोड़ के जा रही थी। ये पूरा क्लोज जो है ना, ये हो गया इस जो है ना टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी पूरा का पूरा क्लोज जो है व्हाट या होम का रिप्लाई देता है, उस क्लोज को हम बोलते हैं नाउन क्लोज। यहां पे यही हुआ है, ये रिलेटिव एडवर्ब से शुरू हुआ है, तो क्लोज है तो एक कंजंक्शन चाहिए, रिलेटिव एडवर्ब है हाउ, ये एडवर्ब का काम भी करती है और कंजंक्शन का काम भी करती है ना। तो ये पूरा क्लोज है इस डिटेल वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक बार रिपीट कर रहा हूं पूरे सेंटेंस को, फिर आज का क्विज आपको दिखाऊंगा, उसका आंसर दिखाऊंगा, आपको क्विज को सबको सॉल्व करना है। विद प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट माउंट्स, ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिस्ट पहला सब्जेक्ट आया जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं, कोई वर्ब नहीं, दो प्रेपोजिशन आई थी पर दोनों को अपना अपना नाउन मिला हुआ है ना, आवारा प्रेपोजिशन या वर्ब इससे पहले नहीं। तो ये हो गया सब्जेक्ट। देखो ये एंड से जुड़ा हुआ है तो सब्जेक्ट नंबर 2, दोनों सब्जेक्ट आपस में मिलकर के कंपाउंड सब्जेक्ट बनाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट को। डिटेल होगी इसकी वर्ब। डिटेल क्या किया, ये पूरा क्लोज इन्होंने डिटेल किया, और क्या डिटेल किया, कैसे कंपनियों ने थ्रोटल किया कंपटीशन को। ये क्लोज में खुद का एक सब्जेक्ट था, एक खुद की एक वर्ब थी, है ना, इसलिए इसको क्लोज बोलते हैं। तो ये पूरा क्लोज हो गया इस डिटेल वर्ब का ऑब्जेक्ट। टू प्रेपोजिशन है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 है रेगुलेटर, ऑब्जेक्ट 2 है इन्वेस्टिगेटर, ठीक है ना। एक प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन लगा के दो ऑब्जेक्ट लेके बैठी है, जैसे एंड कंजंक्शन ने यहां पे दो सब्जेक्ट को आपस में मिला दिया था। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। आ जाओ आज के क्विज पे, जस्ट अ मिनट। जो लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो वैसे दो और भी हैं सेंटेंस जो मैं करवाने वाला था, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उनको करने का कोई मतलब नहीं है। आप इस क्विज को सॉल्व कर लें, ये अच्छा सेंटेंस है अपने आप में। मैं इसका आंसर आपको अभी दिखा रहा हूं, पर आंसर को स्क्रीनशॉट लेके मैच करना है आपको, ना कि आंसर को देख करके आगे चले जाना है। इतना पढ़ा है तो कोशिश भी करो, कर सकते हो आप 40% कर दो ना, किसने बोला आपको 100% करने के लिए। अब 30% सही करके दिखा दो। मेरा चैलेंज आपसे ये है, आप फर्स्ट टाइम इस क्लास को देख रहे हो ना, आप मुझे 20% वर्ड्स की सही जगह बता दो वो क्या कर रहे हैं। 20% से ही 100% पे पहुंचोगे। अपनी मम्मी के पेट से कोई सीख करके नहीं आया, ठीक है ना। चलो अब इसके आंसर्स दिखा रहा हूं आपको मैं। सब्जेक्ट वर्ब सब मार्क किए हुए हैं, प्रेपोजिशन सब्जेक्ट सब कुछ लिखा हुआ मैंने इसके अंदर, एडजेक्टिव सब कलर वलर दिए हुए हैं। आप इसको देखोगे, देखते ही समझ जाओगे। दो और सेंटेंस थे जो मैं आपको पढ़ाने वाला था, आप एक शेयर दें वीडियो को, मैं वो सेंटेंस भी आपको दिखा देता हूं, है ना, ताकि आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी हो। तो एक सेंटेंस तो ये था, इसको भी अगर आप करना चाहें ब्रेक, तो देखो ये मैंने ब्रेक किया हुआ, इसको मैं पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो, आप खुद भी ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस था ये, इसको मैंने ब्रेक किया हुआ ऐसे, ठीक है ना। दोनों को आप जो है अपने अपने हिसाब से ब्रेक करके देख लेना। डालना कमेंट सेक्शन में कितना ब्रेक किया, अच्छे से ब्रेक करके डालना, देखते हैं कितना सही सीखे और कितना जो है आप में जो है अभी थोड़ी सी गैप है अंडरस्टैंडिंग में। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में। फिर बोल रहा हूं, हर रोज नहीं बोलता हूं, इन क्लासेस को जरूर शेयर किया करो, कभी कभी लेकर के आता हूं मैं और बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, अपने आप ये लोगों तक पहुंचेगी। मुझे नहीं पता कैसे, पर इसके ऊपर देखना, इस वीडियो पे 40-50 हजार व्यूज होंगे आप 2 महीने बाद देखोगे तो। जिनको आप शेयर करते हो उनके साथ ऐसा ही होता है। मुलाकात लूंगा अगली वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए साइनिंग आउट।